उर्मिला जी, मैं आती हूँ आपके पास, एक बार अपनी बात खत्म कर दीजिए। एक बार मैं आती हूँ आपके पास उर्मिला जी, एक बार अपनी बात। भारतीय जनता पार्टी ने चोरी की हो, कभी नहीं बोलूंगा मैं चोर हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपराधियों और बलात्कारियों से मिली हुई है। किसी तरह से उर्मिला को अरेस्ट करो और ये हमें अरेस्टिंग की इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। अल्टीमेटली आपको उस तंत्रों पे, सिस्टम पे, संविधान पे, एक्ट पे विश्वास करना पड़ेगा। उस विश्वास के अलावा कोई दूसरी चीज तरीका नहीं होता है। मत दीजिए, आपके उपदेश बहुत सुन लिया हमने। मैं तो खुल के कह रही हूँ और मैंने सबूत डाले। आपको पता मैंने उत्तराखंड सदन की भी मैंने 1500 रुपए की पर्ची डाली है। 1500 रुपए की पर्ची मैंने इसलिए डाली है, जो राजकीय संपत्ति है। आप बताओ उसमें बार डांसर और जो ये इस तरह की कॉल गर्ल्स है, उनका क्या काम है? अगर आपकी पार्टी आपको सच बोलने के लिए अलाउ नहीं कर रही है तो इसमें मेरी गलती कोई नहीं है। अगर उस समय उस वीआईपी को इंटरोगेट किया जाता तो शायद दूसरा वीआईपी आज उजागर हो गया, दुष्यंत गौतम, तो शायद उसका नाम उस समय आ जाता। आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बड़े क्लियर कट बोल रखा है कि और भी अगर कोई, हम किसी दोषी को छोड़ने नहीं जा रहे, उसका चाहे कितना बड़ा स्टेटस हो, चाहे कितनी बड़ी पहुंच हो, चाहे राजनीतिक पहुंच हो। सीबीआई जांच के आदेश इन्हीं के मुख्यमंत्री ने दिए। सीबीआई जांच नहीं हो रही है तो हम किसके पास जाएंगे बताइए? तो जो जन आंदोलन होता है, जो जनता की आवाज होती है, वो भगवान की आवाज होती है। तो ये जो महापंचायत है, वो कहीं ना कहीं वो सब बेटियों की आवाज है, अंकिता की आवाज है, मेरी आवाज है। राजेश्वर जी, बीजेपी ने क्यों नहीं करी ये महापंचायत इंसाफ को लेकर? नमस्कार, न्यूज 31 का खास प्रोग्राम प्रश्न प्रहार देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ नैना। उत्तराखंड में 3 साल पहले हुआ अंकिता भंडारी हत्याकांड आज भी चर्चा में है। इस 19 वर्षीय लड़की की हत्या ने न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश में सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या उसे पूरा न्याय मिला। आज भी मामला सुर्खियों में है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अंकिता के हत्याकांड में वीआईपी एंगल आज तक दबा हुआ है। बता दें कि यह मामला अभिनेत्री उर्मिला सिनावर के ऑडियो लीक करने के बाद दोबारा चर्चाओं में आया, और यही कारण है कि पीड़ित परिवार और सामाजिक संगठन लगातार में न्याय की मांग कर रहे हैं और इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए दिख रहे हैं। वहीं इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी पहल की है। 8 फरवरी को देहरादून में अंकिता भंडारी न्याय यात्रा की महापंचायत आयोजित की जाएगी, ऐसा ऐलान किया गया है। शुक्रवार को उनके आवास पर इंडिया गठबंधन दलों और सामाजिक संगठनों के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि हत्याकांड में शामिल वीआईपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने तक ये संघर्ष जारी रहेगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या 2022 में पौड़ी जिले के यमकेश्वर में हुई थी। अंकिता एक निजी रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। सितंबर 2022 में वो अचानक लापता हो गई और कुछ दिन बाद उसका शव चीला नहर से बरामद हुआ। जांच में ये सामने आया कि रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या और उसके सहयोगियों ने हत्या की है, जिन्हें कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि आरोप लगे कि अंकिता पर रिजॉर्ट में वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसका उसने विरोध किया। लेकिन आज तक वीआईपी एंगल का सच सामने नहीं आया। मामला तब फिर सुर्खियों में आया जब अभिनेत्री उर्मिला सिनावर का ऑडियो वायरल हुआ। इसके बाद परिवार और सामाजिक संगठन लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य जांच पर भरोसा अब नहीं है और केवल केंद्रीय एजेंसी जांच से ही सच्चाई सामने आ सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पहल पर 8 फरवरी को देहरादून में न्याय यात्रा और महापंचायत आयोजित की जाएगी। रावत के आवास में इंडिया गठबंधन दलों और सामाजिक संगठनों की बैठक में रणनीति पर चर्चा हुई और तय किया गया कि वीआईपी पर कार्रवाई न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। 3 साल बीत जाने के बावजूद अंकिता को पूरा न्याय न मिलना कानून व्यवस्था और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब सबकी निगाहें 8 फरवरी की महापंचायत पर हैं, जिससे इस आंदोलन को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं राजेश्वर पैनोली जी बीजेपी से, आशीष सैनी कांग्रेस से, उर्मिला सनावर अभिनेत्री हमारे साथ जुड़ी हैं और यूकेडी से हमारे साथ जुड़े हैं राकेश ध्यानी। राजेश्वर जी, आप इससे शुरुआत कर लेती हूँ। 3 साल बीत गए हैं देखिए, लेकिन वीआईपी एंगल आज तक सामने क्यों नहीं आ पाया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए जो वीवीआईपी एंगल और दूसरे एंगल एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है। कल्प्रिट होता है, वो चाहे कोई कल्प्रिट हो, उसका स्टेटस कितना भी बड़ा हो, चाहे कोई स्टेटस कितना भी छोटा हो। जिसने जुर्म किया उसको पकड़ा जाएगा, जिसने जुर्म नहीं किया उसका नाम आप कुछ भी देना चाहें, उसके नामों का कोई खास महत्व नहीं होता है। लगातार जो बात की जा रही थी, चाहे एसआईटी के थ्रू करी गई, चाहे कोर्ट में करी, सरकार ने अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा। सरकार ने उन कल्प्रिटों को पकड़ के जेल के अंदर डालने का काम भी मजबूती से किया और जो भी पुलिस कार्रवाई हो सकती थी सारी की गई। जनता की मांग पे और उनके माता पिता के मान का सम्मान भी रखा गया, उसको सीबीआई जांच के लिए भी कहा। और हम लोग पूरी तरह से अंकिता भंडारी जी और उनके परिवार के साथ हैं। हमें खुद भी बहुत अफसोस और दुखदायी घटना हुई है उनके मतलब हम उसके किसी भी कहें कि उसके लिए हम कोई दुख, हमें जितना भी दुख प्रकट किया जाए उससे कोई क्षतिपूर्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, नहीं होती। लेकिन एक संवेदना जो भी हम व्यक्त कर सकते हैं वो हमारी उनकी संवेदना उस परिवार के साथ पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन राजेश्वर जी, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं तो फिर सीबीआई जांच की मांग इस पर क्यों हो रही है और क्यों लगातार प्रदर्शन इस पर किया जा रहा है? साफ तौर पर अपनी बात को रखिए, आखिर क्यों इतने प्रदर्शन किए गए? फिर देखिए दोनों तीनों चीज की बात है कि कई चीजों का होता है कि पब्लिक परसेप्शन बन जाता है, वो कई कारणों से बन जाता है। एक तो संवेदनशील मामला होता है इसलिए बन जाता है, एक लगातार कुछ विपक्ष पार्टियां या जिसके कारण से बन जाता है, और एक जो मामला खुद में अपने आप में कई एंगलों से जुड़ा रहता है जिसमें पब्लिक का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है, उन चीजों के कारण से भी संवेदनशील बन जाता है। उन चीजों के कारण से भी एक जांच का स्तर आपको लगता है कि इस जांच से आप सेटिस्फाई नहीं, तो दूसरी जांच कर ले, दूसरी जांच। तो आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ा क्लियर कट बोल रखा है कि और भी अगर कोई हम किसी दोषी को छोड़ने नहीं जा रहे, उसका चाहे कितना बड़ा स्टेटस हो, चाहे कितनी बड़ी पहुंच हो, चाहे राजनीतिक पहुंच हो, ठीक है, चाहे आर्थिक ठीक है, पहुंच हो, आपके पास कांग्रेस से हमारे साथ। ठीक है सर, आती हूँ आपके पास। आशीष सैनी जी हमारे साथ है कांग्रेस से, कितना सहमत है सर इनकी बात से? बीजेपी तो दावा कर रही है लगातार कि हर एक एंगल पे जांच हो गई है, क्या कहेंगे इस पर? फिर महापंचायत जैसा बड़ा ऐलान क्यों कर रही है कांग्रेस? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी होगी जहां अन्याय होगा। दूसरी बात पर आई कि इन्होंने कहा कि हमें पुलिस पर भरोसा है। हमारा ये कहना है कि पुलिस ने जो जांच की थी उस जांच में अंकिता भंडारी के जो व्हाट्सएप चैट के स्टेटस सामने आए या और जानकारी आई, तो उसमें चार्जशीट पे भी उल्लेख है कि किसी वीआईपी के लिए अंकिता भंडारी को कुर्बान करने की तैयारी उन तीनों लोगों द्वारा चलाई जा रही थी जो इस वक्त जेल में है। बार बार हमारे द्वारा और अनेक लोगों के द्वारा ये कहने के बावजूद कि वीआईपी की जांच, वीआईपी की पहचान उजागर होनी चाहिए, तो ये काम इन्होंने नहीं किया। दबी जुबान से और खुली जुबान से भी, और जो अनेक चीजों भी सुरेश राठौर का जो वक्तव्य सामने आया है उसमें साफ स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य वीआईपी को और अपराधी और साजिशकर्ता को बचाने का काम कर रही है। पहले हमें भी ये था कि हो सकता है कि हमारा ये आरोप झूठा हो और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी हो, उसमें शायद ऐसा ना हो। लेकिन जिस वक्त इन्होंने दुष्यंत गौतम का जन्मदिन मनाया तो तब ये पक्का यकीन हो गया कि ये भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के और आरोपियों के पक्ष में खड़ी है। इसे प्रदेश की बेटी के न्याय से नहीं देखा गया, ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दुष्यंत गौतम का जो प्रभारी है उनका पक्ष करने का काम किया। आज अचानक से जब हम इनसे कई सारे सवाल पूछ रहे हैं, अभी सीबीआई जांच नंबर 1 जो नकल वाले मामले में होनी थी, मुख्यमंत्री ने उसकी घोषणा की थी। आपको भी याद होगा कि मुख्यमंत्री के इस मामले में बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री जी जा रहे थे, अचानक उन्हें लगा कि मुझे वहां जाना चाहिए और जाकर सीबीआई जांच की घोषणा कर दी। तो जब अंकिता भंडारी के मामले में ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर इन्होंने बाकायदा उनके माता पिता को वहां से गाड़ी में बुलवाया, उनके साथ फोटो खिंचवाई और फिर बयान ही दिया कि यदि ये कहेंगे तो हम सीबीआई जांच करेंगे। उनके कहने के बावजूद भी जब सीबीआई जांच के ऑर्डर हुए तो आपने अनिल जोशी नाम के व्यक्ति, जो आपके पद्मश्री पुरस्कार के लाभार्थी शायद बताए गए हैं, उनके नाम से 4 लाइन की चिट्ठी लिखवाकर जांच शुरू करने की बात कही है।
हमने कहा कि ये जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में होनी चाहिए। वो बात आपको सुनाई नहीं दे रही है। इसका मतलब स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों और बलात्कारियों से मिली हुई है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री ने जब सीबीआई जांच का आश्वासन दिया, आखिर 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कितने दिन का समय लगेगा वो चिट्ठी को टाइप करने में? आज तक वो चिट्ठी का यही पता नहीं है कि वो कहाँ है। और सीबीआई जांच नंबर 1, सीबीआई जांच नंबर 2 और वो कब जारी होगी? दूसरा, पुलिस के प्रति भारतीय जनता पार्टी का रवैया, जो भ्रष्ट अधिकारी उनके प्रति कैसा है, वो उधम सिंह नगर के मामले में सामने आया, जहां पीड़ित ने ये कहा कि मेरे शरीर के अंग निकालकर बेच दो और वहां के कप्तान मणिकांत मिश्रा को दे दो उसके पैसे। इसका मतलब यह है कि भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लगने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकारियों को तो बचा रही है, लेकिन जनता को न्याय ठीक नहीं है देना सर। चाह रही, न्याय की अवधारणा पर स्थापित नहीं होने दे रही है। ठीक है सर, आऊंगी आपके पास। यूकेडी से हमारे साथ राकेश जी मौजूद हैं। राकेश जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप कांग्रेस की महापंचायत को? यूकेडी किस तरीके से देख रही है? और जिस तरीके से अभी राजेश्वर पैनुली जी ने कहा है कि जांच तो देखिए सटीक तरीके से हो गई है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस सबको, पूरे अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो तो ये बोलेंगे ही कि जांच बहुत अच्छी से चल रही है। अगर जांच पहले अच्छे से हुई होती तो आज ये दूसरा प्रकरण कहाँ से आता। मैं तो सम्मान करता हूँ हमारी बहन उर्मिला सिन्हावा आज यहाँ पे बैठी हुई है कि कम से कम कोई बेटी हमारी ऐसी थी, कोई बेटी जिसने हिम्मत जुटा के आज पब्लिक में आके ये सब उजागर किया है। आज हम डिबेट में बैठे हैं, पूरी हर्ता करता उसकी जो पूरा जाती है वो हमारी उर्मिला बहन को जाती है कि जिन्होंने अपनी जान आज डाल के, काफी कुछ उनके ऊपर प्रेशर है लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटा के किया है। एनीवे, अगर भारतीय जनता पार्टी ने जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था और एसआईटी की जांच बिठाई थी, अगर जबकि अंकिता भंडारी की मां चीख चीख कर वीआईपी का नाम लेके बोल रही थी, अगर उस समय उस वीआईपी को इंटरोगेट किया जाता तो शायद दूसरा वीआईपी आज उजागर हो गया, दुष्यंत गौतम, तो शायद उसका नाम उस समय आ जाता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एसआईटी में ऐसा इसको मैनिपुलेट किया गया कि बड़े बड़े लोगों का नाम ही ना आए, क्योंकि जो जिनका वो रिजॉर्ट है वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत क्लोज नेताओं के बच्चे हैं वो, कि अगर वो जेल में गए भी हैं तो उनको सब वीआईपी ट्रीटमेंट वहां पे मिल रहा होगा। आई डोंट नो क्या सिचुएशन वहां पे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय एक्सपोज हो चुकी है। अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे अभी बोल रहे थे कि उधम सिंह नगर में जो किसान ने जिस तरह के मरने से पहले जो स्टेटमेंट और वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग उसने की कि मेरे अंग बेच के इन पुलिस वालों को दे दो, तो क्या ये तंत्र पे सवाल नहीं है? क्या ये मुख्यमंत्री जी को अपनी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? पुलिस किसके अंडर में है? तो जब पुलिस प्रशासन से प्रताड़ित होकर एक आदमी ने अपनी जान दे दी, तो अगर इन मुख्यमंत्री पे थोड़ी सी भी शर्म होती तो ये नैतिकता के आधार पर उसी दिन जो है अपना पद छोड़ देते कि मेरी वजह से एक लड़के की जान गई है जो 40 साल का लड़का था। लेकिन इनको तो अपने आकाओं को, इनको तो पैसे से मतलब है, उन पुलिस वालों को हटाएंगे नहीं है। उन पुलिस वालों से ये उगाई गैंग है। आज पुलिस के ऊपर से पूरा विश्वास उठ चुका है लोगों का। मैं अभी हरिद्वार में मातृ सदन में वहां पे गया था, कल एक प्रकरण हुआ था हरिद्वार के अंदर ही, गोली शूट आउट हुआ था वहां पे कुछ, तो वहां पे देखा गया कि जो कल्प्रिट थे, जो जिन्होंने डंडे लेके मारने के प्लान से आए थे, उनको पुलिस बाहर छोड़ी हुई है और जो जिनको पीटा गया उनको जेल में डाला गया। तो बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब साफ तौर पर कहना है आपका कि कुछ भी जो है वो ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, आऊंगी सर आपके पास। उर्मिला जी हमारे साथ मौजूद हैं। उर्मिला जी, किस तरीके से देख रही हैं आप? देखिए, ऑडियो लीक प्रकरण आप इससे शुरू हुआ है ना? जिस तरीके से आपका धन्यवाद भी कर दिया है यूकेडी से जो हमारे साथ इस वक्त ध्यानी जी हैं उन्होंने, किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को आप देख रही हैं और क्या कहना चाहेंगी? क्या सीबीआई जांच की संस्तुति जिस तरीके से कर दी है, कि संतुष्ट हैं आप या और भी कुछ छूट रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मेरे द्वारा ही ये ऑडियो जो प्रकरण हुआ, जो मैंने नाम जो उजागर किया, गट्टू कौन था उस रात, और सुरेश राठौर की वो आवाज है, आपने भली भांति सुनी होगी। उसमें 2 लोगों का, उसने 3 लोगों का नाम लिया है, दुष्यंत कुमार गौतम का और आरती गौड़ का। और लेकिन आपने शुरू से लेके अब तक एक चीज नोटिस की होगी, ना तो आरती गौड़ से पूछताछ की गई सही तरीके से और ना ही दुष्यंत कुमार गौतम से। एसआईटी जांच हुई, एसआईटी जांच में सिर्फ हमें सबसे पहले तो जो मुकदमे हमारे ऊपर थे भी नहीं, आनंद फानन में हमारे ऊपर इतने सारे 7-8 मुकदमे एकदम डाल दिए गए जैसे ही मैंने वो सब चीजें उजागर करी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मेरी आवाज दबाने की इन्होंने काम किया। फिर इन्होंने, आपने देखा होगा कि 29 दिसंबर को किस तरह से 20-25 पुलिस वाले मेरे सेट पे गए जहां मैं शूटिंग कर रही थी, जी टीवी का शो कर रही थी। अब मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, प्रशासन के लोग, शासन के लोग
आप ना उसकी वीडियो भेजो कि जब पुलिस वाले आए थे आपको पकड़ने के लिए, मतलब कि मैं भागती नहीं, मैं सबसे पहले तो उनकी मैं वीडियो शूट करती, हर चीज का मैं साक्ष्य देती। और उससे पहले महेंद्र भट्ट जी ने क्या बोला, जब हमने ये वीडियो हमने ये ऑडियो हमने जब प्रसारित करी सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव जाके, तो महेंद्र भट्ट जी ने बोला ये तो एआई की है, ये सब कांग्रेस की चाल है, यूकेडी की चाल है, उसकी सपा की चाल है, पता नहीं अनारगल उन्होंने बातें करी हमारे ऊपर, उन्होंने मिथ्या ये आरोप लगाए कि ये तो सब ये लोग करा रहे हैं और ये एआई की वीडियो है सिर्फ पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए। हमने फिर वो भी दूध का दूध पानी का पानी रखा। अगर हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं है तो मेयर की प्रबल दावेदार कैसे रही, नगीना सांसद लोकसभा हमने कैसे भरा। फिर आप ये बताइए कि हम ज्वालापुर विधानसभा से हम तैयारी कर रहे थे तो हम बेवकूफ थे कि अगर हम कांग्रेस के हैं तो फिर हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके घूम रहे हैं, हम मुंबई के स्टार प्रचारक रहे हैं। तो ये मतलब इनको ये भी नहीं पता है, इतने बुढ़े बुढ़े हो चुके हैं कि हमको जब हमें झूठ भी बोलना है तो झूठ नाप तोल के बोले, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि सामने वाले से किससे पंगा ले रहे हैं, जिसने इतना बड़ा जोखिम उठा लिया, अपनी जान की परवाह भी नहीं की। और आपको पता है कि हमने वो जिंदगी के जो 9 दिन जो मेरे गए हैं ना, जब हमने बोला कि 9 दिन जैसे दुर्गा रहती है गर्भ जून में संहार करने के लिए महिषासुर का, किस तरह से हम रहे हैं, वो सब साक्ष्य है मेरे पास कि किस तरह से मैं रैन बसेरे में रही, गुरुद्वारे में रही, सब चीजें। और मतलब मैं इनके हाथ नहीं आई। 3 दिन तक इन्होंने हमें अंबाला ढूंढा, क्योंकि हमारा लास्ट फोन पे अंबाला चला था, जब हमने टैक्सी वाले को दिया। हमारे पास सब लोगों के दरवाजे बंद हो चुके थे। आप ये देखो कि ये जहां हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, बेटियों के सम्मान की बात करती है, महिला बिल बोर्ड लाती है, वहां महिलाओं की आवाज दबाई जा रही है। मैं तो ये देख रही हूँ, मैं भी इसी परिवार की सदस्य हूँ, लेकिन किस तरह से हमारी आवाज दबाई गई। पहले अंकिता की आवाज दबाई गई, जब अंकिता उनके मंसूबे उसने खरे नहीं उतरे, उस पे वो उस चीज के लिए राजी नहीं हुई, उनका बिस्तर गर्म करने के लिए राजी नहीं हुई, तो अंकिता का गला घोट दिया गया, अंकिता की हत्या कर दी गई। ठीक है, आप इसमें 3 दलित लेता आते, मैं फिर घूम फिर के वहीं आऊंगी जो ये महेंद्र भट्ट जी बोल रहे थे कि अनुसूचित मोर्चे को खराब किया जा रहा है, अनुसूचित मोर्चे को खराब किया जा रहा है। अगर आप देखो कि रिजोर्ट किसका था, वो विनोद आर्य अनुसूचित मोर्चे से, दुष्यंत गौतम वो अनुसूचित मोर्चे, तीसरा जो सुरेश राठौर है वो अनुसूचित मोर्चा। लेकिन मैं भी तो अनुसूचित मोर्चे से हूं ना, मैंने जिनका भांडा फोड़ करा है। लेकिन एसआईटी में एक बार भी दुष्यंत गौतम को नहीं बुलाया गया, आरती गौड़ को नहीं बुलाया गया, जिनका नाम आ रहा है। आप ये बताइए कि जब पूरा उत्तराखंड ये जानता है कि रेणु बिष्ट ने बुलडोजर चलाया, चलो मैं मानती हूँ कि वो खड़ी थी एज ए विधायक, लेकिन सुरेश राठौर ने हमेशा हमें एक ही चीज कही है कि वैसे भी बोला, आम जिंदगी में भी बोला, और जब हम चीला घाट पे थे वहां पे भी बोला कि आरती गौड़ ने बुलडोजर चलवाया। फिर हमने एक स्क्रीनशॉट डाला उसका सन 2022 का, जिसमें आरती गौड़ ने कहा कि मैं 12 बजे तक बुलडोजर चलाने जा रही हूँ, जिसको जो साक्ष्य लेने हैं ले लो कल 12 बजे तक। तो आरती गौड़ के ऊपर सारी सुई घूम रही है, लेकिन फिर भी मतलब सरकार, हमारी जो सरकार है, उत्तराखंड सरकार है, उन्हें बचा रही है, अपराधियों का बचा रही है, चाहे वो दुष्यंत कुमार गौतम हो, चाहे सुरेश राठौर हो। ठीक है, आपके सवाल का भी मैं जवाब ले लेती हूँ। राजेश्वर जी आती हूँ, उर्मिला जी आती हूँ आपके पास, इस बात का जवाब ले लेती हूँ मैं। राजेश्वर जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से पूरे प्रकरण को आप सुन ही रहे हैं फिलहाल, किस तरीके की बातें यहाँ पर चल रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? क्यों बचा रही है बीजेपी सरकार आखिर वीआईपी को? देखिए, न तो बीजेपी सरकार किसी को बचा रही है, न बीजेपी सरकार किसी अपराधी के साथ खड़ी है, न आज खड़ी है, न आगे खड़ी हो। आप जो जांच हो रही है, जो जिस तरह की आपने जांच करी, उन जांच की आप सिर्फ एक परसेप्शन बना रहे हैं, परसेप्शन एविडेंस, और एक कोई भी चीज़ जो चलती हुई है, बोलते हैं ना कि मैटर इज सब जुडिस। अगर मैटर किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास है तो लेट हिम ट्राई। उनका अगर कोई आता है तो उसके ऊपर एक दूसरी जुडिशरी बैठी है जो उसमें चीज़ों को देखती है कि क्या क्या चीज़ों को, किन किन चीज़ों पे क्या ऐसी किसी कोर्ट की कोई फाइंडिंग्स है जो फाइंडिंग्स में कहा गया हो कि ये पक्ष नहीं सुने गए, तो एक बार उनको देख लेना चाहिए अगर ऐसी कोई फाइंडिंग्स हैं तो, क्योंकि मेरी नॉलेज में ऐसी कोई फाइंडिंग्स नहीं है। और फिर भी इन सब के बावजूद सरकार संवेदनशील है, इसलिए ही आगे भी सीबीआई जांच की बात भी करी गई, और सीबीआई जांच करने के लिए जो जरूरी आदेश होते हैं वो पारित किए गए, और जरूरी आदेश करने के बाद उनकी भी आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उनसे आदेश से निकल के आने के। हम सिर्फ किसी आरोप के बेसिस पे किसी को कल्प्रिट नहीं बना सकते कि और उसको कोई सजा नहीं दे सकते कि भाई हमें तुम्हें फांसी पे चढ़ा देंगे क्योंकि मैंने कह दिया है। तो मेरा कह देना ये सिंपल है कि सिर्फ आपके कह देने से, किसी और के कह देने से या मेरे कह देने से कोई अपराधी नहीं होता है। जो इसका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, लेट द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ टू बी फॉलोड। हम सबको, सारी एजेंसियों को कह दें कि हमें विश्वास नहीं है, तो फिर तो आपका विश्वास कहीं भी नहीं है। अल्टीमेटली आपको उन तंत्रों पे, सिस्टम पे, संविधान पे, एक्ट पे विश्वास करना पड़ेगा। उस विश्वास के अलावा
कोई दूसरी चीज तरीका आप नहीं होता उपदेश है मत इन दीजिए, चीजों को आपके विश्वास उपदेश कीजिए। बहुत सुन लिया हमने। ठीक है। उपदेश मत दीजिए, एक्शन कीजिए। सर उपदेश यूकेडी उपदेश दे रहे हैं सॉरी आप, सर, हमको भी पता है मैं न्यायपालिका कोई क्या उपदेश करती नहीं दे है। रहा हूँ, मैं जो चीजें जानता हूँ वो बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए, ये जरूरी है कि मैं आपकी बातों से मान्यवर सहमत हूँ या असहमत हूँ। हमारे पास भी पूरा अधिकार है राजेश्वर आपकी जी, मैं बातों आती से हूँ आपके सहमत पास, है पहले ध्यानी जी या की बात भी नहीं। सुन लेती हूँ। एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा सही रूप से जो है वो बिल्कुल जनता बिल्कुल भी समझ बिल्कुल ठीक है, पाएगी। आप आराम से ध्यानी करिए, जी, बिल्कुल। जी, जी ध्यानी जी जी नैना बताइए। जी, जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी साफ साफ बता रहे थे कि मतलब कि क्या 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 प्रोसीजर है, क्या है, सब कुछ दिया। हम भी देख रहे हैं कि क्या ये सच्चाई नहीं है कि न्यायपालिका हो या प्रशासन को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि जो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एक नियम निकालने वाले थे ये लोग कि आफ्टर रिटायरमेंट जो है इन पे कोई छेड़ नहीं सकता है। एसआईआर आपने देख लिया कि अभी बिहार में जो एसआईआर में 65 लाख लोगों का नाम काटा, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा लगाया कि भाई उनका नाम उजागर कीजिए और उनके बारे में डिटेल दीजिए, तो बीजेपी अगल बगल झांकने लगी। तो बीजेपी का कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ठीक है, संविधान का हवाला देते हैं, संविधान हम भी मानते हैं संविधान को, लेकिन संविधान की इंप्लीमेंटेशन है कहां ग्राउंड में। अगर इन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है, संस्तुति भेज दी है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार ने आज तक, ये इतना ज्वलनशील मुद्दा हो चुका है कि केंद्र सरकार ने आज तक बताया नहीं कि हमने इनिशिएट कर दिया है, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं, इसको कोई सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अंडर में ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं। हम तो बैठे, शायद 3-4 महीने बाद मामला ठंडा हो जाएगा, 3-4 महीने बाद बोल देंगे अभी लिस्टिंग का टाइम नहीं है और लिस्टिंग के लिए हमने लगा दिया है, सीबीआई की लिस्टिंग जो है अप्रैल में लगेगी, तो हो गया फिर केस ठंडा। तो हम तो सम्मान करते हैं कि उत्तराखंड की जनता किसी को छोड़ेगी नहीं, चाहे कांग्रेस वाले हैं, विपक्ष वाले हैं, हमारे दुश्मन है वो भी। हम तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दोनों को बराबर मानते हैं कि कम कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई सच्चाई के लिए लड़ रहा है तो हम उनके साथ हैं। ठीक है आशीष जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि महापंचायत का ऐलान जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कर दिया है ना, क्यों? क्योंकि अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिला, ये साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है। लेकिन जिस तरीके से आप सुन रहे हैं कि बीजेपी तो लगातार बोल रही है कि खाली ऑडियो के आधार पर जो है वो जांच नहीं की जा सकती, इसके लिए पुख्ता सबूत चाहिए, साफ तौर पर कहना यही है। तो फिर क्या लगता है आपको, इस महापंचायत का कोई फायदा नजर आ रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कल्चर ये है, यदि स्वयं अंकिता भंडारी भी दोबारा पुनर्जन्म लेकर वापस यहाँ खड़ी होकर कहे कि मेरी हत्या में ये लोग शामिल थे, ये लोग वीआईपी थे, तो शायद ये तब भी उसको भी गलत साबित कर देंगे। भाजपा जिस झूठ और आडंबर के घोल को लपेटकर चल रही है, मुझे नहीं लगता कि इनकी जनता के प्रति शायद कोई जवाबदेही है भी अथवा नहीं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछता हूँ, क्या जन्मदिन मनाने के लिए दुष्यंत गौतम का आपको ऊपर से दबाव आया था, या आपके अंदर की जो काली आत्मा है उसने आपको कहा कि दुष्यंत गौतम का जन्मदिन मनाइए? 28 तारीख का दिन, 28 दिसंबर का दिन उत्तराखंड के लिए बहुत शर्मनाक रहा, जब इन्होंने कांग्रेस के लिए कांग्रेस के पुतले फूकने का काम किया कि कांग्रेस इन्हें बदनाम कर रही है। पाप आप करें, जब बलात्कार आप करें, चोरी आप करें, हत्या आप करें, और यदि हम सवाल करें तो आप बदनाम हो जाते हैं। ऐसी कौन सी आपकी इज्जत इस देश के अंदर है जो आपके सवाल पूछने से बदनाम हो जा रही है? पहली बात। दूसरी, मैं एक बात कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना करना सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें केवल कानून का उपयोग करते हुए न्याय देना नहीं, न्याय पर विश्वास बनाना भी इनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जब से उत्तराखंड राज्य में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार चला रही है, आप किसी भी मामले को उठाएं, आप हाथरस, उन्नाव, स्वामी चिन्मयानंद से लेकर तमाम आसाराम और राम रहीम की बात करेंगे, हर मामले में भारतीय जनता पार्टी ने अपराधियों और बलात्कारियों के पक्ष में काम किया। यदि उनको जेल की सजा हुई तो उनको बेल कराने का काम किया, यदि वो जेल में कैदी के रूप में चले गए, सजा मिल गई, तो उनको पेरोल दिलाने का काम किया। और जिस जज ने पेरोल दिलाने का काम, जिस जेलर ने पेरोल दिलाने में भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिलाए, आज वो सांगवान भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक बनकर हरियाणा की विधानसभा में घूम रहे हैं। और इन बेटियों के हत्यारों को, बलात्कारियों को जिस प्रकार से भाजपा महिमा मंडित कर रही है, मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई संगठन या ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी बची हो जो इस प्रकार के कृत्य को अंजाम देती हो। ये बहुत शर्मनाक है। जब मैं बीजेपी के लोग जब वो पुतला फूक रहे थे कांग्रेस का और दुष्यंत गौतम का जन्मदिन मना रहे थे, तो क्या वो अपने घर पे जाकर उन्होंने अपने घर की माँ बहन बेटियों की चेहरे की तरफ देखा? वो उन्हें किस रूप में समझ रही है? आज आप बलात्कारियों का पक्ष करेंगे तो आपके बारे में क्या राय बनेगी? दूसरी बात, अभी राजेश्वर जी ने 3-4 बातें रखी, हमें रूल ऑफ लॉ समझाने की कोशिश करी कि पहले सबूत लाओ, उसके बाद हम देंगे।
बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उस पर होता है जिसके ऊपर आरोप लगा है। ये भारत की न्याय व्यवस्था है, आईपीसी और सी के अनुसार यही व्यवस्था है। पुलिस में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, आप साबित कीजिए कि आप नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय जिस प्रकार से झूठी एक लिस्ट बनाकर दे दी कि मैं उस तारीख से वहां पर था और पुलिस ने मान लिया। भाई एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन का सर्विलांस रिकॉर्ड है, आप निकालिए तो सही। वो नहीं उस करेंगे। समय की जो सीडीआर है वो सार्वजनिक कर दीजिए। आप तो आपके बस नहीं का जांच निकालेंगे। करना नहीं है, आपके अधिकारी जांच नहीं कर सकते, आप सार्वजनिक कर दीजिए, हम स्वयं जांच कर लेंगे। लेकिन उसको उस बेटी को न्याय लेकिन दिलाना आशीष जी, केवल बीजेपी तो अंकिता ये तब भंडारी। मानेगी ना, ये सारी चीजें करने के लिए तब राजी होगी ना जब माना जाएगा बीजेपी में कि वीआईपी है। वो तो मानने को ही तैयार नहीं है फिलहाल। तो अभी जब माना नहीं, जाएगा वो कि कोई इसलिए वीआईपी है इसलिए तब नहीं, ये सारी चीजें करेगी बीजेपी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो इस कारण से है, उसका एक कारण है। देखिए नैना जी, एक कारण समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सभी लोग इसके मैक्सिमम लोग जो है वो बलात्कारी मानसिकता में ग्रसित हैं, वो स्वयं भी ऐसे ही हैं। तो इसीलिए वो अपने जैसे लोगों का बचाव करने के लिए इस बात से भी नहीं डर रहे कि उत्तराखंड की जनता नाराज होगी, उनको वोट नहीं देगी। ना इनके विधायकों में कोई शर्म बची है जो इस्तीफा ही दे दे कम से कम। भाई गलत दबाव झेलने से बढ़िया आप कम से कम त्याग पत्र दे दे। आपको कम से कम उत्तराखंड की बेटियों को तो लगे कि कोई तो भाजपा वाला इनके साथ खड़ा है। आज आज ने कोटद्वार का मैटर देखा, आज उस युवा के सामने जिसने कानून की रक्षा करने का काम किया, पीड़ित की रक्षा करने का काम किया, उसके घर के बाहर बजरंग दल के लोग जुलूस निकाल रहे हैं। अरे पुलिस है, दो डंडे मारकर बंद कीजिए हरामखोरों को जो देश की और प्रदेश की में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नहीं करेंगे, वहां पुलिस कुछ नहीं करेगी। पुलिस केवल वहां करेगी जहां से उनके भ्रष्टाचार की नीयत पूरी होती हो, या पुलिस वहां करेगी जहां भारतीय जनता पार्टी का इशारा हो। मुझे बताइए, क्या आज कोटद्वार में ठीक है। भारतीय जनता पार्टी है? नहीं, सरकार तो वहां भी है ना। तो क्यों बजरंग दल के लोग दीपक के घर के बाहर उसके जिम के बाहर खड़े हो गए? कैसे उनकी हिम्मत हुई? कारण कि पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी का आपराधिक गठजोड़। यही कारण है कि ईमानदार पुलिस के लोग भी अपना आपको घुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि ईमानदार भाजपा के लोग भी खुद को घुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज अभी जो जिनका उल्लेख किया अभी अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने, उन्होंने कहा कि आज आरती गौड़ से लेकर वो एक और उषा राणा माही करके कोई नाम आया है, ये लोग जिस तरह का एक प्रचार अपना बीच में कर रहे हैं, दर्शन भारती का क्या भूमिका है, किसकी क्या भूमिका है, इन सबको लेकर तमाम चीजें सामने आ रही हैं। तो ये लगता है कि पुलिस जो है और उत्तराखंड की सरकार जो सुराग देने वाले व्यक्ति की रक्षा करने में विफल है, ये केवल अपराधी की रक्षा करेंगे। न्याय की अवधारणा उत्तराखंड से समाप्त हो रही है, भरोसा घट रहा है। हमें अब इन लोगों पर भरोसा बिल्कुल नहीं रहा। उत्तराखंड की जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। ठीक है सर, आती हूँ आपके पास। उर्मिला जी, जिस तरीके से आप देख रही हैं कि देखिए सवाल तो आपके ऊपर भी कई सारे उठे थे, है ना, कि कहीं ना कहीं आप कांग्रेस से जुड़ गई हैं, और साथ ही साथ ये भी लोग बोल रहे हैं कि एक 19 साल की बच्ची जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके नाम को लेकर राजनीति करना बहुत ज्यादा शर्मनाक है। इस पूरे एंगल को किस तरीके से आप देख रही हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर ये तो बहुत शर्मनाक बात हो जाएगी, क्योंकि उस बच्ची को मरे हुए भी 3 साल हो गए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति तो मैं तब करती ना जब मैं कोई साक्ष्य ना देती, जब मैं पीछे हटती। मैंने उत्तराखंड की जनता से मैंने 2 वादे करे थे। एक तो मैं वो जो मेन डिवाइस है मैं आके दूंगी, और वो मैं जान पे खेल के मैंने वो डिवाइस कोर्ट में जमा कराया। अब उसके बारे में भी लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं, तो नकली डिवाइस जमा करा दी। आप समझ सकते हैं कि सीबीआई जांच हो रही है। सीबीआई जांच, उसका IMI नंबर हो गया, सब चीजें होगी, तो वहां पे कितने बज के कितने मिनट पे कौन से कॉल आई, कौन से नंबर से, वो सब चीजें। तो ये लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं। जैसे इन्होंने बोला है अभी आशीष जी ने, ये जो शालिनी आनंद होगी और ये उषा राणा होगी, आरती गौड़ होगी, सब जो बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को, सुरेश राठौर को और दुष्यंत कुमार गौतम को, ये सब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी केस में एक केस और आ जाता है मेरे घर पे, जो 23 मई को डकैती पड़ी थी। आप ही देखो, डकैती में सुरेश राठौर के मैंने साक्ष्य डाल दिए, मैंने दुष्यंत कुमार गौतम के साक्ष्य डाल दिए, मैंने आरती गौड़ के सारे सीसीटीवी फुटेज डाल दिए। लेकिन आज तक भी 9 महीने हो गए, 9 महीने के अंदर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। आप समझो ना, इतने सबूत सीसीटीवी होने के बाद मेरे घर में 200-250 साड़ियां, इतने सारे जेवर जा चुके, चांदी के सिक्के क्या, डायमंड रिंग क्या, घर के अंदर से लैपटॉप क्या। यानी कि जो प्रशासन के लोग हैं वो टीन का चश्मा लगा के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से शासन वालों का दबाव है इनके ऊपर। क्यों दबाव है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको इस्तेमाल किया जाता है पद प्रतिष्ठा के लिए, हर चीज के लिए। मैं तो खुल के कह रही हूँ, और मैंने सबूत डाले। आपको पता, मैंने उत्तराखंड सदन की भी मैंने 1500 रुपए की पर्ची डाली है। 1500 रुपए की पर्ची मैंने इसलिए डाली है, जो राजकीय संपत्ति है। आप बताओ, उसमें बार डांसर और जो ये इस तरह की कॉल गर्ल्स है, उनका क्या काम है?
आप मुझे बताओ ना। मैंने तो एक एग्जांपल डाल दिया ना कि वहां पे इस तरह सारे, और मैं तो बहुत बारीकी से बता सकती हूँ उत्तराखंड सदन के बारे में। मेरे से कोई पूछे तो सही, और तब भी कोई संज्ञान में नहीं ले रहा किसी भी चीज को। आप ये बताओ, मेरी डकैती हुई, उसमें उषा राणा की आवाज है सुरेश राठौर के साथ। दुष्यंत कुमार गौतम कह रहे हैं कि मैं आरती गौड़ को जानता नहीं हूँ, और मैंने रात के 2-2 बजे तक जाके सीबीआई का काम आधा करा है। कम से कम 50 फोटो मैंने दुष्यंत कुमार गौतम की और आरती गौड़ की मैं ढूंढ के लेके आई हूँ। लाई हूं ना, दोनों की पड़ी है फेसबुक पे, कि वो मंदिर में भी लेके जा रहे हैं। कहाँ राष्ट्र का नेता और कहाँ जिला पंचायत सदस्य। आप समझ सकते हैं कि लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए कितना वो जोर लग जाता है। लेकिन ऐसे ही उसके पास कौन सी मशीन है भाई, वो सबके पास, निशंक जी के पास वो है, दुष्यंत कुमार गौतम के पास हुआ है, सुरेश राठौर के पास हुआ है, मतलब बबूनी जी के पास, जितने, आज तो मैंने पूरी रील डाली है, इतने सारे नेताओं के पास। क्या जिला पंचायत सदस्य उत्तराखंड में एक ही है और जिला पंचायत सदस्य नहीं है? तो ये जांच का विषय है ना कि दुष्यंत कुमार गौतम उसे बचा रहा है, वो दुष्यंत कुमार गौतम को बचा रही है, और सुरेश इन सबको बचा रहा है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि सरकार के कानों ने बिल्कुल कानों में रुई रुई दे के बैठी है आराम से, और टीन का चश्मा लगा के बैठी है। सिर्फ उनका उद्देश्य है किसी तरह से उर्मिला को अरेस्ट करो, उर्मिला को अरेस्ट करो। और ये हमें अरेस्टिंग की इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी, अगर हमारी वकील हमें ना बचाती तो। और सुरेश राठौर को मैं पूरे सबूत के साथ कह रही हूँ, ज्वालापुर पुलिस का पहले ही फोन चला गया था। जो सुरेश राठौर जब नोटिस चस्पा हो रहा था, उसको पहले ही फोन चला गया था कि विधायक जी हम आ रहे हैं, आप निकल लो वहां से। सुरेश राठौर को कहाँ छुपा दिया गया था? नेपाल। तो आप समझ रहे हो ना कि बेटियों को एक बलात्कार उनके बिस्तर पे हो रहा है, एक बलात्कार उनका फिर प्रशासन शासन कर रहा है। तो उनके तो रोज बलात्कार ही हो रहे हैं, मरने के बाद भी आज उस बेटी को बलात्कार ही तो कर रहे हैं ये लोग। और क्या कर रहे हैं बताओ, आप बताओ ना। नहीं तो ये सही कह रहे हैं आशीष जी, मैं एक बात को मैं समर्थन करती हूँ। जहां तक मुझे याद है, जैनी वाला किस्सा आशीष जी आपको याद होगा, जो हरक सिंह जी का था, उन्होंने क्लीन चिट ली थी उसके लिए। तो दुष्यंत कुमार गौतम अपने आप को एक्सपर्ट वो समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, क्या है दुष्यंत कुमार गौतम? उनको सबसे पहले क्लीन चिट लेने के लिए त्याग पत्र देना चाहिए था। त्याग पत्र देके कहते कि अगर मैं अपराधी हूं तो मैं त्याग पत्र देता हूँ पद से। अपने पद से त्याग पत्र देने के बाद पहले मैं उत्तराखंड की जनता के सामने मैं बिल्कुल साफ छवि का मैं नेता बन के आऊंगा, और तब अपने पद पे बैठूंगा। लेकिन नहीं, इनके कबर में पैर लटक रहे हैं, लेकिन इनको पद प्रतिष्ठा चाहिए। और मुझे तो दुख आता है अपने मैं भक्कड़ धामी भाई के ऊपर, उनके भूखे दे रहे हैं वो भक्ति कर रहे हैं वहां। जब नितिन जी का भी अभी उनका स्वागत समारोह हो रहा था उनका, मुझे तो दुख होता कि ऐसे अपराधी के पास खड़े, दोषी के पास खड़े, जिसके जो कलंकित हो चुका है पूरे के पूरे उत्तराखंड में, दुष्यंत कुमार गौतम। ठीक है राकेश जी, आपको क्या लगता है, क्या ये महापंचायत जो कांग्रेस द्वारा ये कहा जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा जो कहा जा रहा है कि महापंचायत जो है वो होनी है 8 तारीख को, देखिए ना, और न्याय यात्रा अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूरे प्रकरण में निकालने की बात कही, और ये तब तक जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। अब एक तरफ आप बीजेपी का पक्ष भी सुन रहे हैं कि लगातार देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बर्थडे एक तरीके से मनाया जा रहा है, मानने को तैयार नहीं है कि भाई वीआईपी भी है, जांच जो है वो उनकी तरफ से तो ठीक हुई है, चलिए सीबीआई जांच की मांग भी उन्होंने मान ली है कि चलिए सीबीआई जांच इस पे होगी, लेकिन क्या इस महापंचायत से न्याय मिल पाएगा अंकिता भंडारी को? क्या लगता है आपको, या फिर से वही दो टूकी बातें होने लग जाएंगी इसके बाद? विपक्ष में है, विपक्ष का काम है कि मुद्दे को ऊपर उठाना और जहां तक हो सके अपनी पहुंच, अपने लेवल को पूरा उस मुद्दे को लेके जाना। सबसे पहले तो मैं ये मतलब मेरा ये सवाल है कि चोर कभी अपने आप को चोर समझता है? भारतीय जनता पार्टी ने चोरी की हो, कभी नहीं बोलेगा कि मैं चोर हूं, वो भागेगा दूर। आज वो बोल रहे हैं कि हम ऑडियो जो है, ऑडियो के बेस में हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर यही काम मैंने किया होता या हमारे जो सैनी जी, आशीष सैनी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनकी किसी आदमी ने किया होता तो हम अभी सलाखों के अंदर होते। लेकिन आज जो ऑडियो जो है हमारी बहन उर्मिला सनावर दे रही है, उस पर इनको विश्वास नहीं है कि एआई जनरेटेड है या कुछ इसमें। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी एक्सपोज हो चुकी है। अगर प्रधानमंत्री जी, उनके पास ये केस गया हुआ है, प्रधानमंत्री जी को भी डर है कि हमारा जो है राष्ट्रीय सचिव है वो, अगर उसका वो एक्सपोज हो गया, वीआईपी में उसका नाम आ गया, तो फिर तो हमारा हो गया, थू हो गई। तो शायद मुझे लगता है कि इसीलिए वो भी देर कर रहे हैं कि बीबीआई की जो सीबीआई की जांच है उसमें वो भी डिले कर रहे हैं। नहीं तो अभी तक तो ये काम खुलासा हो जाना चाहिए था कि भाई हमने उसको सैंक्शन कर दिया है और सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। तो हर लेवल में, ये केवल हमारे स्टेट के लेवल में नहीं है, मुख्यमंत्री के लेवल में नहीं है, प्रधानमंत्री लेवल तक हम आवाज उठ रही है कि वहां से भी कुछ ना कुछ संदेश जा रहा है कि भाई इस मैटर को कैसे भी दबाओ, नहीं तो हम एक्सपोज होने वाले हैं। थू हमारी पहले हो चुकी है और 27 में उत्तराखंड में चुनाव है, कहीं हमारा तो आज देखने में भी आ रहा होगा। आप देखिए किसी भी मीडिया में अगर हमारे मुख्यमंत्री जी खड़े हो रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज रीड कर लीजिए आप, एक
इतने घबराए हुए हैं, इतने डरे हुए हैं कि ये हो क्या रहा है? क्योंकि सच्चाई ये है कि सब लोग सड़कों पे हैं, बेरोजगार सड़क पे है, शराब के ठेके इन्होंने घर घर तक खोल दिए हैं। भ्रष्टाचार में तो वो मतलब इन्होंने जो एक कंपटीशन होता था, कांग्रेस भी कम नहीं थी, लेकिन इन्होंने सबका रिकॉर्ड तोड़ के सबसे आगे है। आज इनके सांसद इन पे उंगली उठा रहे हैं कि भाई खनन का नियम ये नहीं होना चाहिए। हर जगह से इनको थू हो रही है। वन विभाग में अभी आप एक खारा स्रोत का ठेका ऋषिकेश में चल रहा है, वन विभाग की जंगल में उसमें रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर वो ठेका बना हुआ है, जबकि रिजर्व फॉरेस्ट का नियम है कि किसी भी रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज आप कर नहीं सकते। लेकिन सुबोध उनियाल का इतना इन्फ्लुएंस हो गया वहां पे, क्योंकि वन मंत्री थे, कुछ भी कर सकता है। उन्होंने अपना ठेका, उनके 80% भागीदारी उनकी अपनी है उसमें, और वो ठेका हटाने के लिए आज हम कोर्ट तक पहुंच गए, एनजीटी तक हमारा केस चल रहा है, और वो ठेका डीएफओ ने बोल दिया कि जमीन हमारी है। लेकिन वहां पे थानेदार ने, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 4 महीने हो गए आज, सबसे पहली तहरीर अगर खारा स्रोत के ठेके को हटाने के लिए पुलिस में कंप्लेंट एफआईआर के लिए गया था, तो मैं गया था। आज 4 महीने तक वो तहरीर के ऊपर अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। ये तो इनका प्रशासन है, इतने डरे हुए। थानेदार खुद बुला रहा है, ध्यानी जी हमारे पास आइए, आपको के साथ बैठ के बात करवाते हैं। मतलब तो इतने डरे हुए हैं। आपको लगता है ये सारी चीजों को देखते हुए, देखिए मुद्दे तो कई सारे हैं उत्तराखंड में, बेरोजगारी की आपने बात करी। उनको डर इतना है कि अगर मैंने एफआईआर लिख ली तो मेरी पोस्टिंग जो है कल सुबोध उनियाल कहीं पहाड़ों में करवा देगा, और मेरा जो कमाई का धंधा है वो सब बंद हो जाएगा। ये है आज हाल, सब डरे हुए हैं। ठीक है, हाल ठीक है, वो सारी चीजें तो सबको समझ में आ रही है ध्यानी जी। जी, ये एफआईआर के ऊपर मैं भी कह रही हूँ, मैं जब एसआईटी जांच में गई थी तो मेरे से ऑफिसर्स ने मेरे से एक बात पूछी थी कि जो आपने ऑडियो जो वायरल करी है और उसमें अराजकता फैलाई है पूरे उत्तराखंड में, आपने ये वाली ऑडियो आपने सोचा नहीं है कि मैं पुलिस को दे दूं आके, या मैं कोर्ट में दे दूं आके, मतलब किसी ऐसे दे दूं? तो मैंने कहा मैंने कहाँ दरवाजा नहीं खटखटाया। मैंने चाहे महेंद्र भट्ट जी को भी सुनाई, मैंने औरों को भी सुनाई, मैंने और दुष्यंत कुमार गौतम को भी मैंने दी। और जब सुरेश राठौर कभी कहता मेरी पत्नी है, कभी कहता नहीं है, जब मैंने सुरेश यानी कि मेरा शारीरिक शोषण हुआ और 2 साल से मैं धक्के खा रही हूँ, मेरी आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई उत्तराखंड में, हरिद्वार में। ठीक है, मेरे पास एक ऑडियो और है जिसमें वो परमिंदर डोभाल जी के बारे में बोल रहा है कि सीओ से लेकर अब तक मेरा दोस्त है, और गाली भी दे रहा है उनको कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा थोड़े ना दर्ज कर लेगा परमिंदर डोभाल एसएसपी। वो सुरेश राठौर बोल रहा है। तो आप ये बताओ ना कि सुरेश राठौर को निष्कासित होने के बाद भी आज भी सुरेश राठौर भारतीय जनता पार्टी का पूरा संरक्षक है, पूरा का पूरा संरक्षक है आज भी। तो आज भी बेटियां धक्के खा रही है। एक बेटी तो पंचतत्वों में विलीन हो चुकी, और हम विलीन होने के, पंचतत्वों के विलीन होने के कगार पे खड़े। अगर वैसे नहीं होंगे तो ये हमें वैसे मरवा देंगे, इसलिए हम भागे थे 29 दिसंबर को। आज भी हमें पता है कि हम कितने अपने आप को सेव करके रह रहे हैं, नहीं तो ये मरवाने में कोई कमी नहीं है। गैंगस्टरों में हम चारों तरफ से घिर चुके, क्योंकि उषा राणा उसका पति गैंगस्टर था, उसके सारे गैंगस्टरों से ताल्लुकात, आरती गौड़ के इतने बड़े नेताओं से ताल्लुकात। तो ये सबके सब क्या चाह रहे कि किसी तरह से उर्मिला को खत्म कर दो, लेकिन उर्मिला जी जल्दी से खत्म होने वाली है नहीं। आप अपने चैनल के माध्यम से पूछिए ना, परमिंदर डोभाल ने क्यों नहीं मुकदमा हमारा दर्ज करा? हमारे बयान हो चुके, हमने सारे साक्ष्य दे चुके, लेकिन यहाँ पे सब कुछ इनके अपने हिसाब से चल रहा। तो हमने इसलिए कहा था कि हमने वो ऑडियो हमने तुमको नहीं दिया, क्योंकि कौन से प्रशासन की बात करते हो, कौन से शासन की बात करते हो, हमें तुम्हारे पर विश्वास ही नहीं है। आप बलात्कार करते हो हर जगह, कोर्ट कचहरी में बलात्कार कर रहे हो, थाने में बलात्कार कर रहे हो, सारे मंत्री विधायक सब बलात्कार कर रहे हैं महिलाओं का। कोई आंखों से बलात्कार कर रहा है, कोई बिस्तर पे लिटा के बलात्कार कर रहा है। ये इसीलिए बनते हैं पद प्रतिष्ठा पे। उर्मिला जी, आपको क्या लग रहा है, इतने सब के बाद भी इतना रिस्क आपने लिया है, जिस तरीके से आप हमें बता रही हैं कि इतने ज्यादा रिस्क में आप रही, वो 9 दिन आपने कैसे बिताए, इसे आप ही जान सकते हैं, जो आपके साथ में होंगे वो जान सकते हैं। आपको लगता है कि इतने रिस्क के बावजूद भी इंसाफ जो है वो मिल पाएगा, या फिर आपको लगता है कि आपकी बातों को, तथ्यों को जो है वो कहीं ना कहीं नई पहचान मिलेगी इससे, क्योंकि जिस तरीके से आपको दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए नैना जी, मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जो मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, मतलब वो मोटिवेट हो रही है अंदर से। पहले क्या महिला घुट घुट के अंदर पिसती रहती थी। क्या आप ही बताइए, बहुत सारे पत्रकार बंधु पता क्या कहते हैं मुझे कि उर्मिला के तेवर बदल गए, उर्मिला बिक चुकी, उर्मिला को कोई पद इन्होंने दे दिया, या उर्मिला करोड़ों रुपए में बिक चुकी। जब हमारी पहली एसआईटी जांच हुई थी, हम 4 होटल हमारे चेंज करे गए, 4 होटल, मैं चारों के नाम भी बता सकती हूँ, लोकेशंस बता सकती हूँ, सब चीजें। 4 होटल मेरे चेंज करे गए। क्या किसी ने ये सोचा कि जब हम एसआईटी के पास गए तो 1 मिनट से ज्यादा हम पत्रकारों से रूबरू नहीं हो पाए? 1 मिनट से ज्यादा, चाहे देहरादून में चाहे हरिद्वार में, हमको किस तरह से घेर के फटाफट से हमें गाड़ी में बिठा दिया जाता था। तो पत्रकार, मैं कहती हूँ, चौथा स्तंभ है, बहुत ज्यादा माइंडेड है, जो लोगों की आवाज उठाते। आपने ये नहीं सोचा कि उर्मिला कौन से प्रेशर में होगी, कैसे प्रेशर में होगी। फिर एक वो हेलमेट वाला डॉक्टर, किस तरह से किसी ने हमारी फोटो खींची कि होटल के अंदर है,
और जब वकील जब शिवानी आई, शिवानी ने एक वकील को भेजा पेपर साइन करने के लिए, किस तरह से उसको थाने में बिठा के रखा। आप ये देखो कि कितनी कस्टडी में हमको रखा, किस तरह से हमको दबाव में रखा होगा। और 1 किलोमीटर के दायरे में चारों तरफ पुलिस थी हमारे होटल के, हमें पता है। तो क्यों भाई, आप मुझे बताओ ना कि क्यों ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं, सिर्फ आवाज दबाने के लिए। ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब भी ले लेती हूँ। राजेश्वर जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि देखिए, हाँ उर्मिला जी आती हूँ आपके पास, मैं सवाल का जो है वो जवाब ले लेती हूँ। राजेश्वर जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि देखिए महिलाओं का उत्पीड़न, ये बात तो आपने सुन ली होगी कि किस तरीके से किया जा रहा है, और जनता जिस तरीके से सड़कों पे उतरी थी, मुख्यमंत्री आवास कूच किया गया था, ये आप भी जानते होंगे। क्या लगता है आपको, क्या ये जनता क्यों उतर रही है सड़कों पर फिर, या क्या अब भी इंसाफ मिलेगा क्या अंकिता को? नहीं, अंकिता को इंसाफ 100% मिलेगा, इसमें कभी हमें कोई शक नहीं है। और जिन्हें शक है उनका मुझे नहीं पता कि क्यों शक है। दूसरा, मुझे लगता है कि हम शायद डिबेट को महापंचायत से लेके पर्सनल मैटर पे ज्यादा चले गए हैं, और इंडिविजुअल पर्सनल मैटर का मुझे नहीं लगता है कि मुझे नहीं है सर। अंकिता भंडारी हत्याकांड से ही जुड़ी सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं, एक भी चीज यहाँ पर ऐसा नहीं बोली गई है। या तो नैना जी आप या तो मेरे इन लोगों की बात सुन लीजिए, की बात को रखने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी नीति पे काम कर रही हूँ मैं भी, मंच पे खड़ी होकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। उर्मिला जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आती हूँ आपके पास। न्याय तो पहले भी हुआ है, न्याय तो जो SIT हुई बैठी थी उसमें मान रही है। आपने बहुत सी चीजें बोली, मैंने आपको किसी के बीच में नहीं बोला। तो मुझे लगता है कि सद्भावना शांतिपूर्ण रखना चाहिए, और शांतिपूर्ण तरीके से दूसरे की बात भी सुननी चाहिए, दूसरों को भी पूरा कहने का हक है। इसका ये मतलब नहीं कि हम सत्ता में, तो हमारी सत्ता में हमारी पार्टी है तो हमारे कोई हक नहीं है। हमारे पास उतने है कि हम लोग जो जिस डिबेट में आए थे, महापंचायत की डिबेट में आए थे, न कि हम पर्सनल मैटर डिस्कस करने लगे, पर्सनल FIR और पर्सनल इश्यू में जाने लगे थे। हमारा जो हम डिबेट में है ये है कि जो कांग्रेस पार्टी महापंचायत करने जा रही है, उस महापंचायत का वो सिर्फ राजनीतिक रूप से महापंचायत है, आने वाले इलेक्शन को देख करके महापंचायत है, कि वास्तव में अंकिता भंडारी को लेकर पंचायत है। मेरा क्लियर कट मानना ये है कि सिर्फ एक राजनीतिक रूप से महापंचायत करने की कोशिश की जा रही है, जिसका क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी हरीश रावत जी हाशिए पे आ जाते हैं, उनके पार्टी के अंदर कुछ नहीं होती, तो कोई ना कोई ऐसी घोषणा करते हैं जिससे वो न्यूज में पब्लिक प्लेटफॉर्म में दिखलाई देने लग जाए। इसका वास्तविक उद्देश्य नहीं होता। वास्तविक उद्देश्य के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयारी में रहेगी, और किसी भ्रष्टाचारी को नहीं बरता जाएगा। कोई नाम दे करके आप बार बार इन्हें कहिए कि पर्टिकुलर नाम पे, और ये भी न कहिए कि मैं कोई जांच एजेंसी नहीं हूँ, न कोई पार्टी कोई जांच एजेंसी होती है। जांच, फॉरेंसिक जांच, दूसरी तरह की जांचें, जो भी जांचें होती हैं, वो जांच करने के लिए एजेंसियां हैं, वो एजेंसी ही उसके लिए फिट एजेंसीज है। उन एजेंसियों की जांच प्रॉपर हुई है कि नहीं, उसके लिए कोई ही फिट एजेंसी है तो बताए। हम और आप या दूसरे लोग उस पर एक बार परसेप्शन तो बना सकते हैं, लेकिन वो परसेप्शन कोई जरूरी नहीं कोई स्टैंड बाई करता हो या वास्तव में एविडेंस के लायक हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रॉपरली जो हम चीजों को कर रहे हैं, हम सिर्फ महापंचायत राजनीति के लिए कर रहे हैं, न कि अंकिता भंडारी को करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा ही मेरी समझ है, और ऐसे ही मुझे दिखाई दे। राजेश्वर जी, बीजेपी ने क्यों नहीं करी है महापंचायत इंसाफ को लेकर? नहीं, बीजेपी को जरूरत नहीं, बीजेपी तो सत्ता में, बीजेपी तो जो है एक्ट जरूरत नहीं है बीजेपी को, अपने आप को एक्सपोज करेगा। बीजेपी को महापंचायत करने की क्या जरूरत है? मुझे बताइए, बीजेपी महापंचायत को इनको जरूरत नहीं है। बीजेपी जो एविडेंस उसके हिसाब से चल रही है। बीजेपी जो लॉ अबाइडिंग उसकी बात करिए, जो जनता का परसेप्शन आ रहे हैं, जनता की जो चीजें लगती है, जो बीजेपी को लगता है कि जनता की जो डिमांडें हैं, उन डिमांडों को पूरा करने के लिए जो जरूरी काम है उनके लिए चलिए, महापंचायत की बीजेपी को जरूरत नहीं थी। राजेश्वर जी, महापंचायत की तो बीजेपी को जरूरत नहीं है, आपने साफ कर दिया कि आप तो हाँ ठीक है, आप लॉ के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन जब ठीक है, मेरी बात भी सुन लीजिए आप, लेकिन जब आप देखिए कि लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अंकिता के लिए इंसाफ मांग रहे थे, तब कोई आगे क्यों नहीं आया? जब कांग्रेस के पुतले फूके जा रहे थे, पुतले तो आपने फूक दिए आपकी सरकार ने, लेकिन आप ये बताइए कि जब अंकिता को लेकर इंसाफ की मांग चल रही थी तो कोई भी क्यों आगे नहीं आया? ये बात मुख्यमंत्री आवास पर जाके बतानी पड़ी लोगों को, चिल्ला चिल्ला कर कि अंकिता को इंसाफ दिला दीजिए, और किसी VIP एंगल पर जो है वो अब नाम जो है वो सामने आ रहा है, और इस पर चर्चा तेज हो गई है। इस पर क्यों नहीं आगे आई बीजेपी? वो अपने एंगल से कर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल एंगल से कर रहे हैं, न कि वो किसी का वास्तविक उनका कोई इंटेंशन है। क्योंकि कई जो हमारे
भाई राकेश ध्यानी भी जिनकी पार्टी 1% से भी नीचे वोट बैंक पे चल रही है, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को लाइमलाइट में ला जाते हैं। विपक्ष इसीलिए पार्टी भारतीय चोरी जनता के पार्टी वोट सारी बैंक टूट से के हमारे बनी पास हुई आ रही सरकार है। है, मतलब आप सोच कह समझ रहे हैं कि कर वोट नहीं अंकिता दे रहा। भंडारी उत्तराखंड की वोट बेटी चोरी के करके नाम बने और पर ये लाइमलाइट में आना चाहते हैं, चाहे कांग्रेस हो, यूकेडी हो। उदाहरण दिया आप हमने। या तो आप ही बोल लीजिए आशीष जी, या हम लोगों को बोल लेने दीजिए। आप लगातार चोरी का नहीं, इल्जाम आप रहने लगाते हैं दीजिए आपस ना, में। आप क्या और बोलेंगे? आप जब भी बोलेंगे उल्टा ही बोलेंगे। राजेश्वर जी, आशीष जी एक एक करके बात को रखेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा समझ में आएगी बात। आप वाले उस पार्टी के हैं जिन पार्टी के जो महापंचायत करने जा रहे हैं, वो 25-25 लाख रुपए विधायकों को दे रहे थे जेब खर्चे के लिए, अपनी सरकार की जेब से। आप उन पार्टी के बिलोंग करते हैं। मुझे मत लेके जाइए उन चीजों में नहीं, जिन चीजों में मैं जाना आपको नहीं अगर चाहता। हम नहीं, अगर मेरा बड़ा आपको क्लियर झूठ मुद्दा बोलना होता है, पड़ हम रहा है सत्य तो यही तो इस बात का प्रमाण है कि बिल्कुल जीत रहे हो। आप फेल हो रहे हैं। आशीष जी एक बार राजेश्वर जी की बात सुन लेते हैं, फिर मैं आती हूँ आपके अंतहीन बातें पास। आप शुरू कर दिए। उसके लिए आपके अंतहीन बातों को मेरे पास तो हमारे पास तो वो नहीं है। आप अंतहीन बातों पे शुरू हो जाते हैं जिनका ना तो कोई जवाब है। मैं ये जवाब दूंगा तो आप उसकी जवाब उसमें, अब मैं ये कहूंगा तो आप दूसरे भी चुप राजेश्वर जी मुद्दे से मत चलिए। करिए, जब मेरा आप रिकॉर्डिंग महान वायरल कर दी ना कि सुशील कुमार उर्मिला जी मैं आती हूँ आपके पास, एक बार अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए एक बार। मंत्री को मैं बनाने आती हूँ आपके पास उर्मिला जी, एक बार अपनी बात राजेश्वर जी को खत्म कर लेने दीजिए। मैं बता रही हूँ अभी पूरी रिकॉर्डिंग में कि सुरेंद्र मोगा ने कितने दिए और उसने उसने उर्मिला जी मैं आती हूँ आपके पास, एक बार राजेश्वर जी को अपनी बात रखने दीजिए, फिर आती हूँ आपके पास। ये जो जगह है धमकी देने के लिए नहीं बना है, डिबेट करने के लिए बना। डिबेट करिए, धमकी देने में मत उतारूंगी। उर्मिला जी आप रुक जाइए, मैं एक बार राजेश्वर जी की बात सुन लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ आपके पास। पहले उन्हें बोलने दीजिए एक हम बार। लोग यहाँ डिबेट करने के लिए आए, ना धमकी, ना कि धमकने के लिए आए। आप एक तो उनको बोलिए प्रॉपर तरीके से बात करें। डिबेट इसलिए नहीं करी जा रही है कि आप उर्मिला जी मैं धमकियां आती देना हूँ शुरू आपके कर पास, एक बार राजेश्वर जी को अपनी क्या बात दे रखने रही दीजिए। आप सुन पा रही हैं मुझे? मैं आती हूँ आपके पास। जी राजेश्वर जी। अब मेरा तो क्रम ही टूट गया ना लगातार। देखिए हमारा बड़ा हम प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। उर्मिला जी एक बार बोलने दीजिए, फिर आती हूँ आपके पास, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो। अगर आप कॉपरेट नहीं करेंगी तो किसी को किसी की बात समझ नहीं आएगी। मैं आती हूँ आपके पास। खा रही हूँ आज, ना घर के रही ना घाट के रही, कहीं की भी नहीं रही मैं आज, ना काम की रही। ठीक है, आशीष जी कुछ कहना चाहते हैं? आशीष जी। जी जी जी, देखिए मैं दो तीन चीजें जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, इनका ये कहना है कि क्योंकि ये 2022 और 2024 का चुनाव जीत गए तो इसलिए इनको बलात्कार करने की और अपराधियों को संरक्षण करने की छूट मिल जा रही है। जी नहीं, ये हर डिबेट में यही बोलते हैं। इनसे सवाल किसी भी विषय पर पूछो, ये जवाब कुछ और किसी और दुनिया आशीष का जी, देते हैं। राजेश्वर जी का साफ तौर पर ये कहना है कि बिल्कुल आपकी आप पार्टी अपनी जो भी सोच कर को रही आप है पर मत डालने वो दीजिए। राजनीति के लिए कर रही ये है, आप- वोट बैंक बढ़ाने के लिए कर रही है, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। क्या महापंचायत क्या वोट खींचने के लिए है, क्या लोगों के लिए? नहीं, क्या अगर कहेंगे इस पर? ऐसा नहीं, इनको ऐसा लगता क्यों है? ऐसा क्यों लग रहा है इनको कि ये वोट खींचने के लिए कर? आप मुझे बताइए, यदि अंकिता भंडारी को भारतीय जनता पार्टी न्याय दे देगी तो इसका कांग्रेस के वोट बैंक से क्या लेना देना? मुझे जरा सीन तो समझाइए। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर मतदान कराती है, मतदान कराने में चोरी पकड़ी जा रही है, वो भी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में और जनता की अदालत के बीच में है। आप बार बार ये बात कहना कि नहीं कांग्रेस ऐसा कर रही है, अरे बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, हम ये पूछ रहे हैं। सरकार में आप बैठे हुए हैं, आपको जवाब देना चाहिए कि नहीं हमारी सरकार न्याय दिलाने के लिए काम करेगी और नहीं तो हम अपराधियों का साथ देंगे। हम कह रहे हैं कि आप अपराधियों के साथ करें। आप जनता की अदालत में ये जो न्यूज चैनल पर हम यहाँ बैठे हैं, ये इसलिए नहीं बैठे कि हम आपको नीचे दिखाना चाह रहे हैं। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र वो इस प्रकार का है कि वो अपराध भी करेंगे, चोरी भी करेंगे और उसके बाद ये कहेंगे कि जनता हमें वोट दे रही है। हम उत्तराखंड की जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर अपराध को करते वक्त यही कहती है कि हमें जनता ने इस काम को करने के लिए वोट दिया है, इसलिए हम ये काम करेंगे। हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि जनता ने आपको जो वोट दिया है वो दूसरे काम के लिए दिया, लेकिन उसकी आड़ में जो ये आप काम कर रहे हैं, जो ये भ्रष्टाचार की आपने इमारत खड़ी कर दी है, ये सब आपको जनता ने नहीं कहा है। ये बार बार ये मिलाने की कोशिश मत कीजिए। और दूसरी बात है कि जनता के प्रति यदि आपकी जवाबदेही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यदि कोई जवाबदेही और संवेदनशील जवाब नहीं दे सकते तो वास्तव में इन्हें नहीं आना चाहिए। आप मना कर दिया कीजिए कि नहीं आएंगे, राजेश्वर जी, एक बार कि आपकी complete होने सरकार दीजिए बात आपको को, फिर अलाउ आती नहीं हूँ करती है आपके सच बोलने के लिए। अगर आपकी पार्टी आपको सच बोलने के लिए अलाउ नहीं कर रही है तो इसमें मेरी गलती कोई नहीं है। आप चोरी कर रहे हैं, आप बलात्कार कर रहे हैं। अभी मैंने आपका संवाद सुना,
आपने ठीक है आपने जो आशीष जी, हमारे साथ में पैनलिस्ट मैं बैठी हैं जवाब ले लेती हूँ। उनके ठीक है प्रति किस ठीक है ठीक प्रकार है के आशीष जी, शब्दों मैं का जवाब ले प्रयोग लेती हूँ। किया? ठीक है, आपकी जी बातों का मैं जवाब ले लेती हूँ जी। राजेश्वर पैनू जी क्या कहेंगे? ठीक है, हम 100% जनता के प्रति जवाबदेही है। हम उन विचारों के प्रति भी जवाबदेही, उन विचारों को भी लेते हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो पार्टियां जो चीजें न्याय संगत हो और जो चीजें वैचारिक रूप से ठीक हो, उनको भी हम ग्रहण करते हैं। हम नहीं तो बिल्कुल आप ओपन है, मुझे हमारे एक मिनट संगत में मैं बीच में हम इंटरप्ट कर रहा हूँ। सीबीआई जांच के एक बार आदेश उन्हें इन्हीं बात के पूरी करने मुख्यमंत्री दीजिए, ने फिर दिए। आती हूँ मैं आपके पास आशीष नहीं जी। मेरा एक छोटा एक सा बार बात सवाल पूरी है, करने मैं दीजिए। नैना जी छोटा सा सवाल है जी कि सीबीआई जांच जी के जी आदेश इन्हीं के मुख्यमंत्री ने दिए, सीबीआई जांच नहीं हो रही है तो हम किसके नहीं पास हो जाएंगे रही, कैसे बताइए? किसने बोला आपको नहीं हो रही? ये किसने नहीं बोला? आपके मौजूद मुख्यमंत्री ने तो कहा, लॉ मैंने है, थोड़ी ना कहा है। आप खुद ही आपके बोलते हैं। मुख्यमंत्री आप बोलकर मुख्यमंत्री चले गए झूठ बोलकर और आपको भेज दिया यहाँ पर उसको पट्टी लगाने के लिए। ऐसे नहीं करना राजेश्वर जी, काम। एक बार आप आप सवाल मुख्यमंत्री को सुन लीजिए जवाबदेह पहले। बनाइए। सीबीआई जांच की मांग उन्होंने स्वीकार करी है, उन्होंने घोषणा करी कि हम सीबीआई जांच कराएंगे। तो बताइए ना अनिल जोशी कौन है, क्यों बीच में आ गए? जवाबदेही बताइए ना, जवाबदेही है तो आपकी। खाली भाषण देने से कुछ नहीं होता, आप प्रश्न का उत्तर देना सीखिए। मुझे बताइए कि अनिल जोशी क्यों बीच में लाए गए, किस कारण से लाए गए, बताइए, चलिए बोलिए। हम जानने वाले कौन होते हैं? अनिल जोशी खुद आए हैं, खुद अपने आप आगे नहीं तो आपने उनकी चिट्ठी रिसीव क्यों करी? करिए। आपने उनकी चिट्ठी प्रकाशित क्यों करी? अरे आप क्या बात हर कर रहे जो हैं? है, मतलब बगल में आशीष यहाँ जी, एक बैठी बार है आप उर्मिला सुन लीजिए, सिन्हावर, उसके बाद में सुरेश राठौर के आशीष खिलाफ जी एक बार 50 सुन चिट्ठियां लीजिए लेकर आप। बैठी है, आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। और अनिल जोशी भाजपा के फूफा हो गए तो तुरंत या चिट्ठी तो आप पकड़ ली लॉ पढ़ आपने। लीजिए, अरे आशीष रहने जी एक बार दीजिए कम बात से सुन कम। लीजिए, फिर उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा, क्योंकि ऐसे किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। राजेश्वर जी देखिए, मैंने बोला कि जवाबदेही हमारी पूरी है और सबके प्रति जवाबदेही है। हमारी बड़ी क्लियर कट है। हम जो भी न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था के अंदर में काम करेंगे और न्याय व्यवस्था किसी भी भ्रष्टाचारी को, किसी भी बेईमान को, किसी भी अन्यायी को हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। आप उसका नाम जो मतलब मर्जी देना बीजेपी चाहे मान देते रही है रहिए। ना कि अगर दूसरी बात, वीआईपी का नाम उजागर होता है या फिर वो सच निकलता है, सब कुछ तो सजा जो है वो दी जाएगी और किसी को छुपाने का 100% बचाने का जाएगी। काम नहीं किया इसमें जाएगा, तो बीजेपी मान कोई रही है। दूर तो बिल्कुल 100% मानेगी। लेकिन आप ये कहिए कि आप कह रहे हैं इसलिए हम जवाब सजा देते हैं, आप कह रहे हैं इसलिए जेल भेज दें, आप कह रहे हैं, तो ये नहीं होता। एक नया प्रोसेस है, नया प्रोसेस के थ्रू ही होगा और उसको हमें मानना चाहिए। अदरवाइज तो आप कल की डेट में बोलोगे हिटलर है, जो मर्जी आप कर लो, तो फिर तो हम किसी को सजा देने लग जाए, जो भी सत्ता में है किसी को सजा देंगे। उन चीजों की हम लोग नहीं करना चाहते, न करना चाहेंगे, न कभी आगे करेंगे। हम करेंगे जो भी न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था के हिसाब से करेंगे, उसको स्पीड अप करेंगे। साथ साथ जो भावनाएं, जनता की भावनाएं, उनका भी हम पूरा आदर करेंगे, उनको भी सम्मानित करेंगे। उनकी भावना के हिसाब से कोई नई चीज निकल के आती है, उन चीजों को भी एड ऑन किया जाएगा, उनका भी कॉग्निजेंस लिया जाएगा। हम किसी चीज को छोड़ने नहीं जा रहे। ठीक है। और ये आशीष जी, जो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपकी ये है, ये व्यवस्था मिल गई, मुझे लगता है इन शब्दों को इनको रोका जाए कि इन शब्दों को जो गलत इस्तेमाल करते हैं कि हमारे इनको कोई लाइसेंस मिल गया, इनको कोई मिल गया, ये इनकी अपनी सोच होगी या इनका अपना पुराना जो इतिहास रहा होगा इस पार्टी का, उस इतिहास को बार बार दोहराने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है। देखिए पूरे आशीष जी जी मैं ज्यादा लंबा वक्तव्य नहीं लूंगा। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास किस तरह का रहा है, मुझे इसके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी करी और आज महिलाओं की गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाने का काम कर रहे हैं। ये मनरेगा के मजदूरों का हक मार रहे हैं, ये हमारे छात्रों का हक मार रहे हैं और भ्रष्टाचार पर आशीष जी, चरम देखिए पर उसके है। लिए हम दूसरी डिबेट रख लेंगे, लेकिन अभी आप नहीं, ये चीज क्लियर कर दीजिए मैं इसीलिए जनता कह को रहा भी हूं। और हमें भी कि ये महापंचायत का फायदा क्या होने वाला है, क्या इससे इंसाफ मिलेगा या नहीं, क्योंकि बात तो एट लास्ट इंसाफ पे ही आके रुकेगी। ये महापंचायत पर आप क्या कहना चाहते हैं कि क्यों ये महापंचायत हो रही है और क्यों ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है? ये महापंचायत उत्तराखंड वासियों के जिंदा जमीर होने की पहचान का प्रमाण पत्र है कि हम इस तानाशाही सरकार के सामने झुके नहीं। हमारा जमीर जिंदा है, हमारा जमीर हमें कचोटता है कि हम उस बेटी के न्याय के लिए लड़े, जहां जो सरकार द्वारा समर्थित अपराधियों ने जो अन्याय का काम किया। आप इस अंकिता भंडारी को केवल एक लड़की की हत्या के रूप में मत देखिए, कई हजार लड़कियां हैं जो इस हत्या के कारण, डर के कारण घर बैठ गई हैं और उत्तराखंड के
निर्माण में, उत्तराखंड के डेवलपमेंट में और विकास कार्य में योगदान दे सकती थी। लेकिन ऐसे ऐसे भेड़िए जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से बाहर निकलेंगे, बताइए कौन सी बेटी है जो हिम्मत करेगी बाहर आकर काम करने की, कौन सी बेटी हिम्मत करेगी उत्तराखंड के लिए काम करने की, कि उत्तराखंड को मजबूत करने का काम करे। ये लोगों ने जिस तरह का रवैया अपनाया है, सवाल इस पर नहीं है कि हत्या किसने की और किसके लिए की, सवाल ये है कि आपका रवैया क्या था। ये हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं, क्या आपकी आत्मा आपको नहीं कचोटती? और अगर ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत कर आए हैं इसलिए हमारी आत्मा कुछ भी कर सकती है, तो हम इनको हाथ जोड़ते हैं। धन्य है ऐसी भाजपा और धन्य है ऐसी सरकार जो उन बेटियों के बलात्कारियों को बचाने का काम करे, उनके अपराधियों को बचाने का काम करे और उन पर जो मदद करने का काम करता है, सुराग नशी करने का काम करता है या कोई रहस्य का उद्घाटन करता है, उनके खिलाफ भी षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। इसीलिए अब आपने आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है कि महापंचायत किस लिए? महापंचायत इसलिए कि हमारे अंदर का इंसान जिंदा है, हमारे उत्तराखंड के लोगों की इंसानियत जिंदा है, इसलिए हम अपनी आवाज को किसी भी रूप में बुलंद करेंगे, ठीक है चाहे आशीष जी, महापंचायत छोड़िए, समय चाहे थोड़ा कम है। महाप्रयाणी क्यों ना करना पड़े। ठीक है आशीष जी। ध्यानी जी, क्या यूकेडी इसका समर्थन करने वाला है महापंचायत का? क्योंकि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को लेकर जिस तरीके से कह रहे हैं आशीष जी कि पूरी महापंचायत का जो है वो एक जिम्मेदारी जो है वो ली गई है और शुरुआत इसकी पूर्व मुख्यमंत्री ने की है, तो क्या यूकेडी इसका समर्थन करेगी? क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, क्योंकि अंकिता भंडारी केवल एक हत्याकांड नहीं है, ये हमारी अस्मिता का भी सवाल हो चुका है। आज उत्तराखंड के कल्चर, उत्तराखंड की संस्कृति कहाँ जा रही है उसका भी सवाल हो चुका है। मैं तो नैना जी, मैं आपको ही बोलूंगा कि आप ही पूछिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, हम पूछेंगे तो बोलेंगे राजनीति कर रहे हैं, कि आपको क्या इतनी जल्दी पड़ी थी उस अंकिता के कमरे को ध्वस्त करने की? आपने कभी उठाया नहीं वो मामला कि भाई वो अकेला वो कमरा क्यों गया? पूरा बनंतरा को खत्म कर देते आप, तो मानते भी आपने बुलडोजर चलाया, पूरा नष्ट कर दिया। लेकिन केवल आपकी मंशा तो ये थी कि आपने केवल सबूत नष्ट करने थे। और उसके बाद दूसरा, आप आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार जा रही है, आप जो है अंकिता के माँ बाप को अपने पास बुलाते हैं, उसको आप फोटो खींचते हैं। भाई इस मामले में भी आप उनके घर चले जाते, वो तो पीड़ित है। अगर ये तो संवेदनशील मामला है, आपको पहुंचना चाहिए था। और आज आपके मुख्यमंत्री जो है 26,000 जो है नियुक्तियां जो है हाथ से बांट रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि 100 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट खुलासा हो गया तो आपने तरीका जो है एडवर्टाइजमेंट का दूसरा अपना लिया कि ऐसे नहीं तो ऐसे दो। आज तक तो नियुक्ति पत्र जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू आते थे, आदमी अपना अपॉइंटमेंट लेता था, लेकिन आप लोग हर मोर्चे में विफल हुए हैं और अब आप जो है रास्ता ढूंढ रहे हैं कैसे हम बचे। लेकिन उत्तराखंड की जनता ने सोच लिया कि आप जन जन के द्वार जाओगे तो जन जन के द्वार पे फूलों का हार छोड़ के हर हार आपको पहनाने के लिए जनता तैयार है इस बार, और ये आपको भी खुद पता है इस चीज का, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और आप ठीक है, आप बोल रहे हैं 1% से नीचे वोट बैंक है 27 ठीक में। है, नहीं, एक जस्ट 30 सेकंड मैम, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे आपका वोट बैंक जो 1% से नीचे है ना, 27 में इनको पता चला है कि उनका वजूद खत्म हो जाएगा उत्तराखंड से। ठीक है। उर्मिला जी, आप इस महापंचायत को किस नजर से देख रही हैं? क्या लगता है, आप जो इतने दिनों से आपने जैसा कहा कि जैसी भी आपकी जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, आप जिस तरीके से प्रताड़ित हैं, साफ तौर पर आप कह रही हैं, क्या लगता है कि इतने सबके बाद क्या इंसाफ मिल पाएगा या महापंचायत एक जरिया बनेगी क्या इंसाफ का? कैसे देख रही है महापंचायत? हमेशा बनती है, हमेशा जो समूह की जो आवाज होती है, जो एक आवाज है, अगर इतने लोग आंदोलन ना करते, इतने लोग सड़कों पे ना उतरते, तो आपको क्या लग रहा था कि सीबीआई जांच तक के ऑर्डर हो जाते? नहीं होते। अगर हम एक ज्ञापन देने के लिए जाते वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी को कि भाई इसमें सीबीआई जांच करा दो, और हमारे पास एक ऑडियो आई है, तो आपको क्या लग रहा था कि सीबीआई जांच तक ये फाइल पहुंचती? कभी भी ना पहुंचती, वो आवाज वहीं के वहीं बंद हो जाती। तो जो जन आंदोलन होता है, जो जनता की आवाज होती है, वो भगवान की आवाज होती है। तो ये जो महापंचायत है वो कहीं ना कहीं वो सब बेटियों की आवाज है, अंकिता की आवाज है, मेरी आवाज है, उन सब बेटियों की, समस्त बेटियों की आवाज है। तो ये महापंचायत होना बहुत जरूरी है और मैं इसका पूर्ण समर्थन करती हूँ, क्योंकि मैं भी उसी कटघरे में खड़ी हूँ, मैं भी उसी लाइन में खड़ी हूँ। बस ये है कि मैं जिंदा लाश की तरह, एक महीने तो हमें पता है कि एक महीने से हम क्या चीजें हम देख रहे हैं, हम कहीं जा नहीं सकते, हम कहीं आ नहीं सकते, हम पब्लिक पहले से पता नहीं हमें कौन हमें शूट कर दे, हमें कौन क्या कर दे। आपको पता है कि सीबीआई जांच अभी आदेश हो गए हैं, लेकिन वो कब होगी, कब हमें सीबीआई जांच में हमें बुलाया जाएगा, क्योंकि हमें पता है मुख्य हम ही है, हमसे ज्यादा। जैसे हमें 8 घंटे हमसे वहां पे पूछताछ हुई कि दुष्यंत कुमार गौतम के और सुरेश राठौर के क्या संबंध है, कहां से कैसे बातें बिगड़ी, तो बातें में से बातें कम से कम इनमें 150 क्वेश्चन के हमने जवाब दिए। तो ये महापंचायत जो है वो बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये जनता की आवाज है, ये भगवान की आवाज है। और कहीं ना कहीं जो भगवान की और जनता की आवाज होती है, वो आवाज तो फिर ऊपर ब्रह्मांड में जाती है और उसे कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा, समस्त बेटियों को न्याय मिलेगा।
ठीक है उर्मिला जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज खास चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की चर्चा ने साफ कर दिया है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं बल्कि न्याय, सुरक्षा और राजनीतिक जवाबदेही का सवाल भी है। 3 साल बीत चुके हैं, आरोपी सजा भुगत रहे हैं, लेकिन वीआईपी एंगल और सच्चाई का पर्दाफाश अब भी बाकी है। इसीलिए आज परिवार, समाज और राजनीतिक दलों की मांग यही है कि संपूर्ण और निष्पक्ष जांच हो ताकि अंकिता को न्याय मिल सके। आज की इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 31 के साथ। नमस्कार।